हाय दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल BBB@कुछ पर। और आज की इस वीडियो में हम HTML के कंप्लीट कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब सोचिए आप एक बिगिनर है, कोडिंग या प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है और आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इस कोर्स में हम बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इस कोर्स को मैंने 5 लेवल में डिवाइड किया है, जो आपको सिस्टमैटिक वेब डेवलपमेंट सिखाएगा। लेवल 1 HTML बेसिक्स, यह पहला स्टेप है जहां हम समझेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिंपल वेब पेज कैसे बनता है, कैसे टेक्स्ट, इमेज और लिंक को ऐड करते हैं। यह स्टेप उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं वेब डेवलपमेंट में। लेवल 2 फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग, इस लेवल में हम HTML के फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। टैग फॉर्मेटिंग, टैग जैसे कि बी टैग, आई टैग, यू टैग, लीड्स, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट, HTML में कलर और इनलाइन स्टाइलिंग का यूज। यहाँ से आपके वेब पेज थोड़ा प्रोफेशनल लगने लगेंगे। लेवल 3 HTML फॉर्म्स एंड टेबल्स, अब हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। पहले फॉर्म्स सीखने वाले हैं, जैसे इनपुट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस और बटन्स। टेबल्स को डिजाइन करेंगे, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए सिमेंटिक टैग्स का यूज करेंगे। लेवल 4 HTML5 फीचर्स, यह लेवल सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। यहाँ हम कवर करेंगे ऑडियो और वीडियो एलिमेंट कैसे यूज करते हैं, HTML5 के नए फीचर्स जो मॉडर्न वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेवल 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, और फाइनली हम कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। यह लेवल आपको एक कॉन्फिडेंस वेब डेवलपर बनाएगा। अब बात करें कोर्स के प्री रिक्वेस्ट साइट की, तो हमें यहाँ एक बेसिक कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। फ्री टूल्स VS कोड, जिसपे हम कोडिंग करेंगे, थोड़ा सा डेडिकेशन और पेशेंस, और सबसे ज़्यादा जरूरी सीखने का जुनून। HTML हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, HTML वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। अगर आपको एक फुल्ली फंक्शनल और विजुअली स्टनिंग वेबसाइट बनानी है, तो HTML के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। यह एक बेस है जिसमें हम बाकी टेक्नोलॉजी जैसे कि CSS और जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेटेड होती है। आपको मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड एडिटर को डाउनलोड करेंगे, जहां हम अपने HTML के सारे प्रोग्राम को कोड करने वाले हैं। एक क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद VS कोड इंस्टॉल लिखना है। जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, code.visualstudio.com। फिर उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो विंडो यूजर है तो विंडो पे क्लिक करें, Debian या उबंटू है तो इस पे क्लिक करें, या रेड हैट या फिडोरा है तो इस पे, या मैक यूजर है तो इस पे। ठीक है, तो अब मैं विंडो यूजर हूँ तो मैं विंडो पे क्लिक करूँगा। तो ये थोड़ी देर में आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पुराने सिस्टम पे काम कर रहे हैं और ये VS कोड आपके सिस्टम पर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप अपडेट वाले मेन्यू पे आएंगे। अपडेट वाले मेन्यू पे आपको VS कोड के पुराने वर्जन मिल जाएंगे। किसी भी वर्जन पे आप क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। मेरा अभी नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर डाउनलोड वाले सेक्शन पे विंडोज X64 MBT 64 है, तो उस पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप पुराने वर्जन को इंस्टॉल करके आप अपने लैपटॉप या PC में सेटअप कर सकते हैं। तो ये मेरा VS कोड डाउनलोड हो गया, तो इसको मैं क्या करूँगा, फाइल में ओपन करूँगा। फाइल में ओपन करने के बाद इसको राइट क्लिक करके ओपन करूँगा। तो यहाँ आई एक्सेप्ट को टिक करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा। मुझे डेस्कटॉप पर आइकन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा और इंस्टॉल कर दूँगा। तो ये थोड़ी देर में मेरा जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा देर वेट करते हैं। तो अब मेरा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं फिनिश कर दूँगा, फिर ये ओपन होगा। तो ये मेरा HTML का बॉयलर कोड है, ठीक है। और इसका जो भी हमारा HTML रहेगा कोड, उसका एक्सटेंशन .html होता है। तो ये हमारा फाइल मेन्यू है, ठीक है।
इस फाइल मेन्यू पे आप फोल्डर और अपने गिट रेपोजिटरी को ओपन कर सकते हो। और ये मेरा एक्सटेंशन है जहाँ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं HTML के लिए हमें लाइव सर्वर डाउनलोड करना होता है, तो ये एक लाइव सर्वर हमारे लिए ओपन कर देता है लोकल होस्ट पे। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस आपका VS कोड सक्सेसफुली सेटअप हो गया आपके सिस्टम में। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं कोई और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट लेवल की, जिसमें शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आज की इस सेशन में हम HTML में एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। पहले हम देखते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यह एक स्केलेटन है जो किसी भी वेब पेज को डिजाइन करता है। इसका काम है कंटेंट को स्ट्रक्चर देना। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर वेबसाइट एक घर है तो HTML उस घर का स्ट्रक्चर या बेस है। CSS पेंट या डेकोरेशन का काम करता है, और जावास्क्रिप्ट घर के अंदर ऑटोमेशन का काम करता है, जैसे लाइट्स का ऑन ऑफ करना। अब समझते हैं HTML कैसे काम करता है। सबसे पहले हर HTML डॉक्यूमेंट के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। डॉक टाइप HTML टैग यह बताता है कि डॉक्यूमेंट HTML5 वर्जन का है। HTML टैग सारे HTML कंटेंट का कंटेनर होता है। हेड टैग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जैसे कि टाइटल, मेटा डेटा और लिंक्स यहाँ होता है। टाइटल टैग ब्राउजर टैब का टाइटल सेट करता है। बॉडी सारे विजुअल कंटेंट को यूजर को दिखाई देता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को अपने टेक्स्ट एडिटर जैसे कि VS कोड में लिखेंगे और ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो चलते अपने VS कोड पर। सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ HTML ट्यूटोरियल, क्योंकि जितने भी कोड रहेंगे हम लोग इसके अंदर ही करने वाले हैं। तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे VS कोड पर, जिससे ये VS कोड पर ओपन हो जाएगा। इसको मैक्सिमाइज करते हैं और आप देख सकते हैं HTML ट्यूटोरियल का एक फोल्डर बन गया है। जस्ट इसके बाजू में हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा index.html। इसके बाद आपको एक लाइव सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि एक एक्सटेंशन है, और ये क्या करता है हमारे वेब पेज को हमारे ब्राउज़र पर लोकल होस्ट पे ओपन कर देता है। तो इसको जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो आपको नीचे गो लाइव का आपका आइकन आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HTML5 से हम लोग शॉर्टकट बॉयलर कोड जनरेट करेंगे HTML का। फिर एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया जनरेट करने का। अब सेकंड तरीका है एक्सक्लेमेशन। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, HTML का बॉयलर कोड जनरेट कर सकते हो। तो ये इसको पता ही है कि हमें बताता है कि हमारा जो HTML है वो 5 वर्जन का है। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा एक एट्रीब्यूट है। लैंग्वेज हमारा एक एट्रीब्यूट है, हमारा उसकी वैल्यू है। ठीक है, HTML हमारा जो रूट एलिमेंट होता है वो है। हेड के अंदर हमारा कुछ मेटा इंफॉर्मेशन, टाइटल, ये सब आ रहता है। आप देख सकते हैं मेटा डेटा है और टाइटल है। तो टाइटल हमारा वेब पेज का नाम होता है। बॉडी क्या होता है, बॉडी के अंदर जो भी हम कुछ लिखेंगे वो हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। HTML में काम करने के लिए हमें टैग्स का यूज करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टैग। पहला है हमारा हेडिंग टैग। यह हेडिंग का साइज डिसाइड करता है। H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा टैग होता है। दूसरा है हमारा पैराग्राफ टैग्स, जो पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। तीसरा है हमारा BR टैग, जो एक लाइन को तोड़ने के लिए यूज होता है। चौथा है हॉरिजॉन्टल रूल, जिसको हम लोग HR टैग कहते हैं, और यह एक लाइन बनाता है। अगर हमें एक वेबसाइट में इमेज ऐड करना है तो img टैग का यूज करते हैं। इसमें src के अंदर इमेज फाइल का पाथ, और alt के अंदर अगर इमेज लोड ना हो रहा हो तो टैग शो करेगा। किसी दूसरे पेज या वेबसाइट को लिंक देना है तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। href के अंदर लिंक का URL, और टारगेट = ब्लैंक के अंदर लिंक को नए टैब में खोलने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम लोग अपने बॉडी के अंदर अपना H1 टैग लिखेंगे।
तो H1 से आपको सिंपली H1 लिखना है। तो H1 से आपका पूरा कोड टैग जनरेट हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद H1 लिखने के बाद जो VS कोड का इमिट एब्रीविएशन होता है उसके थ्रू हम लोग शॉर्टकट जनरेट कर सकते हैं एलिमेंट को। जैसे मैंने H1 लिखते ही पूरा एलिमेंट हमारा आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग 1, तो ये हमारा कंटेंट हो गया एलिमेंट के अंदर का। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, H2 भी जनरेट कर देते हैं। तो H2 हमारा सेकेंड हेडिंग है और इसका नाम लिख देते हैं हेडिंग 2। ऐसे ही H3 हेडिंग 3 और इसका वैल्यू भी डाल देते हैं हेडिंग 3। H4 हेडिंग 4, इसके अंदर का कंटेंट हम लोग लिख देते हैं। ऐसे ही H5 और H6 का भी हम लोग कोड कर लेते हैं, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। तो ये हमारे कुछ हेडिंग हैं S1 से लेके S6। तो अब इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप फाइल पे जाके ओपन कर सकते हो, तो यहाँ index.html का एक फाइल बनेगा, उसको ओपन करते ही आपका पूरा वेब पेज आ जाएगा। तो इसको कट करते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं जो हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड किया उसके थ्रू। तो गो लाइव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपने ब्राउज़र पर आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक हमारा सारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो हेडिंग 1 सबसे बड़ा है और हेडिंग 6 सबसे छोटा है। तो हम अपने अनुसार जो भी हमें उपयोग होगा उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड है हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए पी जैसे लिखेंगे तो VS कोड का जो एमिट एक्सटेंशन होता है वो आ जाएगा। फिर लॉरम एक टेक्स्ट जनरेट रैंडम टेक्स्ट जनरेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसको रैप करने के लिए पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे और व्यू टोगल वर्ड रैप, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो रैप हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए जो भी रैंडम टेक्स्ट था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे हम लोग पैराग्राफ टैग से हम लोग जनरेट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं BR टैग। तो BR टैग के लिए आप सिंपली BR लिखिए, तो जो VS कोड का इमिट एब्रीविएशन है वो जनरेट कर देगा BR। तो BR क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है। अब मैं चाहता हूं कि 3 लाइन कर लूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ मैं BR टैग जनरेट करता हूं, तो जिससे ये 3 लाइन में हो जाएगा। देखिए जो हमारा पैराग्राफ था वो अब 3 लाइन में हो गया। तो BR हमें नेक्स्ट लाइन पे जाता है। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे HR। तो HR के लिए सिंपली क्या करना है, HR लिखेंगे तो जो इमिट एब्रीविएशन रहेगा वो आ जाएगा। तो देखिए एक लाइन बन गया। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम लोग HR का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग के जस्ट बाद भी एक HR लगा देता हूँ, जिससे पैराग्राफ और हेडिंग एक लाइन से सेपरेट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे हेडिंग, BR, पैराग्राफ और HR टैग का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने इमेज टैग को देखते हैं। तो इमेज के लिए आप सिंपली IMG लिखिए, तो VS कोड का जो इमेज एब्रीविएशन है वो ऑटोमेटिक पूरा आपका एलिमेंट दे देगा। तो SRC हमारा एक एट्रीब्यूट है और इसके अंदर हम लोग पाथ देंगे। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है वो देखता हूँ। तो डेस्कटॉप पे है मेरा इमेज, इसको सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो सिंपली इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए अब इसको पाथ देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं बी वर्ड लिखते ही, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका किसी और फोल्डर में है या तो उसके लिए स्लैश देंगे, बैकस्लैश, तो किसी और फोल्डर का पाथ दे देगा। तो अभी मेरा सेम फोल्डर में, तो इसलिए मैं बी लिखते ही आ गया मेरा। अब अल्टरनेट के जगह पे मैं क्या करूँगा, बर्ड इमेज लिखूँगा, जिससे अगर अगर मेरा इमेज शो नहीं होगा तो वहाँ टेक्स्ट देगा, अल्ट के अंदर रैंडम टेक्स्ट देगा कि बर्ड इमेज का ये मैंने इमेज लगाया था जो अभी लोड नहीं हो पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो ये इमेज लोड हुआ है बहुत बड़ा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट और विड्थ सेट करूँगा। तो हाइट और विड्थ सेट करने के लिए सिंपली हाइट लिखेंगे और हाइट में दे दूंगा 100 पिक्सल। अब इसी तरह मैं विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ में देता हूँ 100 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो ये देखिए हमारा जो इमेज है वो 100 पिक्सल का आ गया, मतलब हाइट और विड्थ 100 पिक्सल का।
तो ये हो गया हमारा इमेज। अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जाए तो उसके जगह पे देख सकते हैं बर्ड्स इमेज, मतलब इमेज लोड नहीं हो रहा है, उसके जगह पे नाम आ रहा है कि ये बर्ड्स का इमेज था यहाँ। अगर मैं चाहता हूँ इसको, ये तो मैंने एब्सोल्यूट दे दिया इमेज का पाथ, अगर मुझे रिलेटिव देना तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने कोई भी पिक्सल एक वेबसाइट है जहाँ हमको फ्री में इमेज मिलता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा इसको, फिर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लूँगा, फिर जो एड्रेस मैंने कॉपी किया इसको पेस्ट कर दूँगा। देखिए अब हमारा जो इमेज है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी तरह कोई और इमेज सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसको भी राइट क्लिक करके कॉपी इमेज यूआरएल या कॉपी इमेज एड्रेस पे कॉपी करेंगे और यहाँ हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे एसआरसी के अंदर। इसको सेव करते हैं और देखते हैं, तो देखिए हमारा फ्लावर का इमेज आ गया। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक एचआर बनाता हूँ जिससे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, तो इमेज टैग सेपरेट हो जाएगा। अब मैं एंकर टैग का यूज करता हूँ जो एक लिंक देगा, तो एचआरएफ के अंदर मैं क्या करूँगा, गूगल का लिंक दूंगा, गूगल का पाथ दूंगा। तो गूगल सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, गूगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ गूगल। तो जैसे हम लोग गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम लोग गूगल की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो एक बात देखते हैं, गूगल पे मैंने क्लिक किया और मैं आ गया गूगल के वेबसाइट पर। अगर मुझे नेक्स्ट टैब पे खोलना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, मुझे न्यू टैब पे गूगल का जो लिंक है वो ओपन कर देगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया देखिए न्यू टैब पे आ गया। तो ये था हमारा एंकर टैग, जो हम लोग किसी लिंक को प्रोवाइड करना है तो वो हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों आज हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझा, कुछ इंपॉर्टेंट टैग और हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और लिंक्स के बारे में सीखा। आपके लिए एक टास्क है, एक सिंपल वेब पेज बनाइए जिसमें आप एक हेडिंग और पैराग्राफ ऐड करें, एक इमेज लगाएं और एक लिंक दें जो किसी दूसरे वेबसाइट पर ले जाए। फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद बढ़ते अपने सेकेंड लेवल फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग पर। अब तक आप बेसिक HTML स्ट्रक्चर और सिंपल वेब पेज को बनाना सीख चुके हैं। इस लेवल में हम आपके वेब पेज को और स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनाएंगे जिससे वह प्रोफेशनल लगे। टेक्स्ट को सुंदर बनाने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड टैग का यूज हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। इटैलिक टैग का यूज हम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। अंडरलाइन टैग का यूज हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। और मार्क टैग का यूज हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। यह सारे फॉर्मेटिंग टैग से टेक्स्ट को इंफसाइज करना इजी होता है, इससे आपका वेब पेज बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए इस चीज को अपने VS कोड पर कोड करते हैं। सबसे पहले जो HTML ट्यूटोरियल का जो हमने फाइल बनाया था उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे VS कोड में। फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद हमारा VS कोड में हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा पुराना लेक्चर था और ये हमारे फाइल हैं जिसमें हमारा एक index.html है और एक हमारा एक इमेज है। तो ये हमने पुराने लेक्चर में देखे थे, हेडिंग, पैराग्राफ, HR टैग, इमेज टैग, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल+बैकस्लैश से हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। तो कमेंट करने का शॉर्टकट तरीका है, तो सेलेक्ट कीजिए फिर कंट्रोल+फॉरवर्ड बैकस्लैश। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कमेंट है, मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा फिर कंट्रोल+फॉरवर्ड बैकस्लैश से कमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट ना यूज करके मैं पूरा कोड लिखूं तो आप ये सिंटैक्स लिखने के बाद इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट हमारे कोड का वह पार्ट होता है जो कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर उसके बाद HTML5 से हम लोग शॉर्टकट HTML का बॉयलर कोड जनरेट करेंगे। तो ये हमारा HTML का शॉर्टकट बॉयलर कोड है। फिर टाइटल देंगे सबसे पहले, तो हमारे वेब पेज का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ अपना बॉडी के अंदर एक्चुअल कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ एक बनाते हैं,
फिर इसके अंदर एक बोल्ड टैग क्रिएट करेंगे, बी टैग। तो ये सारे हमारे जो कोड एक्चुअल होते हैं ये हमारा इमिट एब्रिविएशन के थ्रू शॉर्टकट हो जा रहा है। तो ये लिखेंगे पी के अंदर यह टेक्स्ट को और बोल्ड के अंदर बोल्ड लिखेंगे, मतलब बी टैग के अंदर बोल्ड और उसके बाद करता है। तो जो बी बोल्ड रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो गो लाइव करके हम लोग अपने वेब ब्राउज़र पर ओपन हो जाते हैं। तो जो हमारा वेब पेज रहेगा वो हमारे क्रोम के वेब ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बोल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए बोल्ड जो है थोड़ा सा स्पेस हम लोग को देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्पेस दे देते पहले, तो जिससे अच्छे से दिखेगा। देखिए बोल्ड थोड़ा बड़ा करते हैं। तो अब देखिए बोल्ड जो है वो एक्चुअल में बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो बी टैग से। फिर उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ बनाते हैं। यह टेक्स्ट को इटैलिक के लिए आई यूज करते हैं, आई टैग, फिर इटैलिक, फिर उसके बाहर करता है। तो इससे क्या होगा, जो इटैलिक रहेगा वो एक्चुअल में इटैलिक बन जाएगा। ये देखिए इटैलिक हमारा इटैलिक हो गया। इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। इटैलिक बाद हमारा अंडरलाइन होता है। तो क्या करते हैं, आई को पूरा सेलेक्ट करके हटा देते हैं इटैलिक को। फिर इसके बाद यू, सिंपली आप यू लिखोगे तो वीएस कोड का जो इमिट एब्रिविएशन है वो पूरा टैग जनरेट कर देगा। तो अंडरलाइन क्या हो जाएगा, सर्च में अंडरलाइन हो जाएगा टेक्स्ट के नीचे। फिर उसके बाद हम मार्क्स को भी करेंगे इसी तरह। तो आई को से पूरा टैग को हटा देते हैं। फिर उसके बाद मार्क्स लिखते हैं। कभी कभी हमारे वीएस कोड में जो टैग होता है वो नाम नहीं दिखाता है, एमिट एब्रिविएशन नहीं दिखाता है, तो हमें रैंडम पूरा लिखना पड़ेगा। तो पहले मार्क्स टैग ओपनिंग टैग है और फिर इसी तरह हम लोग क्लोजिंग टैग भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं मार्क्स, जो इनर टैक्स रहेगा वो मार्क्स रहेगा, मार्क, फिर उसके बाद फॉरवर्ड बैकस्लैश मार्क। तो इससे हमारा क्लोजिंग टैग भी बन गया। तो देखिए मार्क्स हमारा एक हाईलाइट हो गया येलो कलर से। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क। तो आप भी इसी तरह मतलब कि टैग्स को अगर फॉर्मेट करना है तो ये सारे टैग का यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी हैं सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है मैंने वो बता दिया। तो ये जो 4 टैग्स फॉर्मेटिंग टैग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्टली हम लोग यही ज़्यादा यूज करते हैं। वेब पेज पे कंटेंट को सिस्टमैटिक दिखाने के लिए लिस्ट का यूज करते हैं। पहला है ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का यूज तब होता है जब आप अपने कंटेंट को एक सीक्वेंस में दिखाना हो। एग्जांपल के लिए आप यहां नीचे देख सकते हैं। दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट या बुलेट पॉइंट। अनऑर्डर लिस्ट का यूज तब होता है जब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं हो। एग्जांपल के लिए आप यहां देख सकते हैं। लिस्ट से आपका डेटा ऑर्गेनाइज होता है। चलिए इस चीज को वीएस कोड में प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट ये दोनों लिख देते हैं। तो सबसे पहले कमेंट में लिखेंगे लिस्ट। लिस्ट में पहला हम लोग देखेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो OL से हम लोग टैग जनरेट कर लेंगे, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, फिर लिस्ट इसमें क्रिएट करेंगे। जो हमारा पहला लिस्ट रहेगा वो रहेगा HTML का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं। फिर लिखेंगे फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग। फिर थर्ड लिस्ट एक और लिस्ट जो कि हमारा आखिरी रहेगा, प्रैक्टिस। तो ये हमने 3 देखिए 1 2 3 नंबर से आए, इसीलिए इसको नंबर या ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं, नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट। तो ये एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, तो अब अच्छे से दिख रहा है। तो आप ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट को इस तरह यूज कर सकते हो। तो पहले आपको ऑर्डर लिस्ट लिखना है, फिर उसके अंदर लिस्ट देना है। अब इसी तरह हम लोग अनऑर्डर लिस्ट भी लिख सकते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL लिखना है। UL लिखते ही इंटर करूँगे तो ओपनिंग क्लोजिंग बन जाएगा। फिर उसके बाद यही मैंने जो 3 लिस्ट बनाया वही इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब सेव करके जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो देखिए यहाँ बुलेट पॉइंट से आ रहा है। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, बुलेट पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और ये बुलेट पॉइंट में आता है।
तो इसको भी हम लोग कस्टम कर सकते हैं। हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब टेक्स्ट और बैकग्राउंड पर कलर इनलाइन का यूज करके आप अपने वेब पेज के एलिमेंट को और कलरफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपको कलर प्रॉपर्टी लिखकर उसकी वैल्यू देना होगा। इसी तरह टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपके बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखकर उसकी वैल्यू देना होगा। फॉन्ट का स्टाइल और उसका साइज चेंज करना है तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपको फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी और साइज के लिए फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करना होगा। इनलाइन स्टाइलिंग एक इजी वे है वेब पेज के लुक और फील चेंज करने का। अब हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। तो इनलाइन स्टाइलिंग से पहले हम लोग कमेंट में लिख देते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ जनरेट करेंगे, पी टैग। फिर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, यह टेक्स्ट ब्लू कलर का है। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए, हालांकि ये हमारा CSS का पार्ट है, फिर भी ये HTML में आता है। तो हम लोग पहले एक हॉरिजॉन्टल रूलर बनाते हैं जिससे डिवाइड हो जाएगा हमारा लिस्ट और इनलाइन स्टाइलिंग। फिर उसके बाद P में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट देंगे। जितने भी हमारे कलरफुल ये जो CSS का पार्ट होता है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही देंगे। फिर कलर हमारी एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे ब्लू। तो जो हमारा टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया। अब इसी तरह टेक्स्ट के साथ अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप सिंपली लिखिए बैकग्राउंड, जो कि हमारा एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे, लेट सपोज मैं देता हूँ ब्लैक। तो ब्लू पे ब्लैक अच्छा लगेगा। तो देखिए, तो इससे क्या हुआ, बैकग्राउंड में ब्लैक हो गया और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो गया। अगर आपको इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट फैमिली लिखने के बाद प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ गिल सेंस वाला। तो यहाँ बहुत सारे नाम आ गए। तो ये देखिए, ये हमारा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ बहुत सारे नाम आए, क्यों इतना? मैंने तो सिर्फ गिल सेंस दिया था और गिल सेंस एम्प्टी, ये सब क्यों आ रहा है? ये सब हमारी प्रायोरिटी है। अगर हमारे ब्राउज़र पे, वेबसाइट अगर ये फॉन्ट फैमिली नहीं है तो दूसरा आ जाए, दूसरा भी नहीं है तो तीसरा आ जाए, तीसरा नहीं है तो मतलब ऑप्शन में हम लोग दे रहे हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। तो अगर लेट सपोज मैं सबको हटा के सिर्फ एक रखता हूँ, सबको हटा दिया, सिर्फ सैंस सेरिफ रहेगा, तो हमारा जो फॉन्ट फैमिली हो जाएगा वो सैंस सेरिफ हो जाएगा। तो इसको हटा के सेव करके एक बार देखते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा टेक्स्ट, मतलब आप एक भी रख सकते हो और प्रायोरिटी के हिसाब से और भी रख सकते हो। अगर मुझे इसको रैप करना है तो मैंने पहले भी बताया था, सेलेक्ट कीजिए, सेटिंग में जाइए और कमांड पैलेट पे व्यू टॉगल रैप, वर्ड रैप से आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो रैप हो जाएगा। तो ये था हमारा इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं। सेंटर अलाइन और स्टाइलिश हेडिंग। आप अपनी हेडिंग को सेंटर अलाइन करके और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अलाइनमेंट से आपका वेब पेज और रीडेबल और अट्रैक्टिव बन जाता है। अब हमें अगर हेडिंग को स्टाइलिश करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक HR हॉरिजॉन्टल रूलर बनाते हैं, जो एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टली। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिखेंगे कमेंट के अंदर, सेंटर अलाइन और स्टाइलिश हेडिंग। तो अपने हेडिंग को सेंटर में अलाइन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करेंगे CSS का, मतलब इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके। तो स्टाइलिश हेडिंग। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग क्रिएट करेंगे H2 टैग का यूज करके। तो H2 क्रिएट करते हैं, ये हमारा एलिमेंट क्रिएट हो गया। फिर इस एलिमेंट के अंदर जो इनर टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा मेरा सेंटर्ड हेडिंग। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अभी ये बीच में किससे लेफ्ट साइड में है, तो अब मुझे इसको सेंटर में करना है। इसके लिए हम लोग स्टाइल प्रॉपर्टी देंगे। स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट रहेगा। फिर उसके बाद हमें इसका टेक्स्ट अलाइन करना है, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई से हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेफ़्ट राइट,
फिर इसको सेव करते हैं। तो जस्टिफाई काम नहीं कर रहा, तो जस्टिफाई की जगह पे हम लोग सेंटर भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी नहीं काम करता है। तो सेंटर से भी हमारा जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए जो मेरा सेंटर हेडिंग है वो सेंटर में आ गया। अब थोड़ा इस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग फिर से चलते हैं और यहाँ हम लोग दे देंगे इसका पहले कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और वैल्यू दे देंगे ग्रीन। तो जो हमारा कलर हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं येलो। तो इसको सेव करके एक बार देखते हैं। देखिए जो कलर हो गया ग्रीन हो गया और बैकग्राउंड कलर हमारा येलो हो गया। तो इस तरह आप अपने हेडिंग को और स्टाइलिश बना सकते हो। और अपनी हेडिंग को हमने सेंटर में अलाइन कर दिया। लिस्ट और स्टाइलिंग कंबाइंड, आप स्टाइलिंग और लिस्ट का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, यह लिस्ट एक मॉडर्न और क्लीन लुक देती है। अब हेडिंग को स्टाइल करने के बाद हम लोग जो लिस्ट है उसको भी थोड़ा स्टाइलिंग कर लेंगे। तो उसके लिए HR टैग बनाएंगे और कमेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे लिस्ट और स्टाइलिंग कंबाइंड लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह ऐड करेंगे। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट हमने पहले भी लिखा हुआ है तो वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने ये 3 लिस्ट जो क्रिएट किया था इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया। देख लेते हैं। देखिए नंबर, इसको नंबर लिस्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कलर प्रॉपर्टी। तो कलर कर देते पर्पल और कलर चेंज करने के बाद हम लोग इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग कर देते हैं 18 पिक्सल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 18 ही होता है। तो एक बार देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखा। तो हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा के देख लेते हैं। तो 28 करके करते हैं। तो आप देखिए जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो गया। तो बाकी से कंपेयर आप कर सकते हो, इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का साइज़ वो डबल है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। एक काम करते हैं, जो सेकंड वाला लिस्ट बनाया है उस पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। लेट सपोज एक्वा ले लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एलाइट सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे और कलर प्रॉपर्टी दे देंगे एक्वा मतलब मरीन टाइप में, ब्लू, लाइट ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग वाले टैग पे हम लोग एक्वा कलर यूज कर लिए। तो ये हमने लिस्ट पे भी स्टाइलिंग कर लिया। दोस्तों अब तक हमने फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग के बेसिक टूल सीखे जो एक प्रोफेशनल वेब पेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले लेवल में हम और इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे जैसे फॉर्म्स एंड टेबल जो एक वेब पेज का कोर पार्ट है। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका HTML कोर्स के लेवल 3 में। अब तक हम फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग सीख चुके हैं। इस लेवल में हम कुछ और पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। फॉर्म्स एंड टेबल, यह दोनों टूल्स रियल वर्ल्ड वेबसाइट का बैकबोन है और इनका यूज आपको एक प्रोफेशनल टच देगा। HTML फॉर्म्स का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, जैसे लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फीडबैक फॉर्म। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म बनाते हैं। इसके लिए चलते हैं अपने VS कोड पर। तो सबसे पहले हम लोग जो HTML ट्यूटोरियल का फोल्डर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने VS कोड में। तो इससे क्या होगा, VS कोड में हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का कोड है जिसके अंदर हमने इनलाइन स्टाइलिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग वगैरह पढ़ा था, लिस्ट भी पढ़ा था। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 फोल्डर हैं, index.html और एक इमेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे form.html से और सारा कोड हम लोग इसी की फाइल के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉयलर कोड जनरेट कर लेते हैं। तो HTML5 से हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइटल देंगे। तो टाइटल किस लिए होता है, हमारे वेब पेज के नाम के लिए हम लोग टाइटल का यूज करते हैं। फॉर्म एंड टेबल मेरे टाइटल का नाम है। फिर उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर पहला फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो एक्शन क्या होता है, एक्शन एक एट्रीब्यूट है जो हम लोग
फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तो हमारा एक्चुअल डेटा कहाँ जाएगा। जैसे कि अगर पाइथन में भेजना है तो एक्शन में पाइथन का पाथ दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक लेबल लगाएंगे, फॉर हम लोग अभी देखने वाले हैं। फिर लेबल में जैसे कि नाम रहेगा मेरा, तो नाम एक हमारा एक लेबल है और इसके अंदर हम लोग इनपुट लेंगे, तो इनपुट टैग का यूज करेंगे। और इसका जो टाइप होने वाला है टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट टाइप का हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। आईडी का यूज हम लोग किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई या सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ एक क्लास भी होता है, तो क्लास को अगर हम लोग को मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करना तो उसके लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं। तो आई होप आईडी और क्लास में डिफरेंस आ गया होगा। जैसे आप एग्जांपल एक क्लासरूम का भी ले सकते हो, मल्टीपल क्लासेस होते हैं और एक क्लास में एक ही स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईडी और क्लास। फिर उसके बाद हम लोग प्लेस होल्डर लेंगे, तो प्लेस होल्डर में हमारा जो कुछ टेक्स्ट दिखाना होता है तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे इंटरव्यू नेम मैं दिखाना चाहता हूँ। फिर इसको रैप करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, कमांड पैलेट और व्यू टोगल वर्ड रैप पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो इससे हमारा टेक्स्ट जो रहेगा वो रैप हो जाएगा। तो इसको सेव करके एक बार अपने गो लाइव करके अपने वेब पेज पे चलते हैं। तो लेबल से हमारा नाम आ गया और प्लेस होल्डर से इंटर योर नेम जो दिख रहा है वो प्लेस होल्डर से आया है। तो इंटर योर नेम यहाँ इंटर करेंगे, देखिए प्लेस होल्डर में लिखा है ना मैंने इंटर योर नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो वो चीज़ एक्चुअल इंटर योर नेम। अब नाम जो इनपुट है और लेबल को लिंक करने के लिए हम लोग जो आईडी है नाम उसको हम लोग लेबल के फॉर्म में पेस्ट कर देंगे, जिससे लेबल और इनपुट लिंक हो जाएगा। जैसे देखिए नेम पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ इंटर योर नेम पे सेलेक्ट हो गया। तो लेबल और इनपुट को लिंक करने के लिए हम लोग जो भी आईडी बनाएंगे वो फॉर्म में पेस्ट कर देंगे। अब इसी तरह एक और हम लोग लेबल बनाते हैं ईमेल के लिए। तो अभी तो मैं डायरेक्ट ईमेल लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं आईडी ईमेल ही देने वाला हूँ। तो और लेबल में ईमेल, फिर उसके बाद इनपुट लेते हैं और जो इसका टाइप रहेगा वो ईमेल रहेगा इस बार। और आईडी में हम लोग ईमेल देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर के अंदर ईमेल डाल चुका है। और प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल, फिर सेव कर लेंगे इसको। अब इसी तरह आप और भी कर सकते हो, जैसे कि बटन से आप सबमिट करना है, आपने जो भी इनपुट लिया है उसको सबमिट करना है, तो बटन का टाइप जो रहेगा वो सबमिट रहेगा। फिर उसके बाद सबमिट लिख देंगे, तो ये हमारा फॉर्म रहेगा और फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमारे पास एक बटन रहेगा। तो इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो देखिए नाम है, ईमेल आईडी और सबमिट। तो इससे क्या होगा, और जब भी हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारे बैकएंड में चला जाएगा ये पूरा डेटा, और फिर उसके साथ हम लोग को जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में करना चाहता हूँ तो इसके लिए बी आर टैग का यूज़ करेंगे, तो जिससे जो हमारा इनपुट रहेगा वो 1 बाय 1 आएगा। फिर दूसरा वाला भी बी आर लगा देते हैं। तो देखिए नाम, ईमेल और फिर सबमिट। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स, फॉर्म्स में ऑप्शन देना हो तो चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी वीएस कोड पर कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड बैकस्लैश से इसको कमेंट करेंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पी टैग जनरेट करते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट योर हॉबीज, ठीक है। फिर उसके बाद एक इनपुट लेंगे जिसका टाइप रहेगा चेक बॉक्स, क्योंकि हम लोग चेक बॉक्स और रेडियो को करने वाले हैं। तो और आईडी अभी हम लोग देखेंगे। नाम के अंदर आप डाल सकते हो, जैसे कि हॉबी है तो हॉबी रहेगा नाम। तो ये हमारा जो हॉबी है वो बैकएंड में जाएगा, हमारे लिए यहाँ यूजफुल नहीं है। जो वैल्यू है वो भी बैकएंड में ही जाएगा। तो वैल्यू क्या जाना चाहिए, कोडिंग, तो इसके लिए कोडिंग। और लेबल फॉर के अंदर मैं कोडिंग लिख देता हूँ। तो जो आईडी मैं दूंगा अब फॉर के अंदर वो एक्चुअल आईडी कोडिंग रहेगा, तो आईडी में डायरेक्ट कोडिंग पेस्ट कर देना, तो जिससे इनपुट और लेबल लिंक हो जाएगा। और लेबल के अंदर कोडिंग लिख देता हूँ। तो जैसे कोई अगर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा तो हमारे बैकएंड में क्या जाएगा, कोडिंग जाएगा। तो ये तो हमारा पहला चेक बॉक्स है। अब इसी तरह एक और चेक बॉक्स बना लेते हैं। तो सिंपली एक और इनपुट लेंगे, टाइप में हमारा चेक बॉक्स और आईडी रहेगा हमारा म्यूजिक इस बार, क्योंकि हमारा और नेम में भी हमारा हॉबी रहेगा और वैल्यू में हमारा म्यूजिक रहेगा, क्योंकि हमारे बैकएंड में म्यूजिक जाना चाहिए जब कोई इसको चेक बॉक्स करेगा। तो
अब म्यूजिक हो गया, फिर लेबल लगा देंगे। आईडी हमारा म्यूजिक है तो फॉर के अंदर म्यूजिक, जिससे ये दोनों लिंक हो जाए। अब फिर उसके बाद म्यूजिक, तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो एक में कोडिंग जाएगा, एक में म्यूजिक जाएगा बैकएंड में। देखिए, तो हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं अपनी हॉबी, इसी तरह आप और भी कर सकते हो। अब हमने चेकबॉक्स तो बना लिया। अब रेडियो बटन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और इसके जस्ट नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो सेलेक्ट योर हॉबी के जगह पे हम लोग करते हैं सेलेक्ट योर जेंडर, और चेक बॉक्स के जगह पे हम लोग रेडियो बटन का यूज़ करेंगे, तो रेडियो लिखेंगे। और आईडी के अंदर हम लोग इसको हटा के इसको मेल कर देते हैं। और नेम के अंदर क्या करते हैं, जेंडर कर देते हैं। अब वैल्यू में हमारा मेल, ऑब्वियसली बात है हमारा बैकएंड में मेल ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो लेबल हमने लगाया उसका फॉर के जगह पे हमारा मेल रहेगा, तो इसको भी चेंज कर देते हैं मेल, और कोडिंग के जगह पे मेल, क्योंकि जब भी कोई रेडियो बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे बैकएंड में ये सारे काम होने चाहिए। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके सेकंड वाला पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी सेम ही चीज़ है, जहाँ मेल है वहाँ उसको फीमेल करना है। तो सेलेक्ट योर जेंडर को हटा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेडियो बटन है। तो रेडियो बटन में इफ़ या एल्स टाइप का होता है, तो जहाँ जहाँ हमने मेल लिखा है वहाँ वहाँ फीमेल करेंगे। तो ये हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार सेव करके चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर, मतलब अपने वेब पेज पर। तो ये हमारा चेक बॉक्स हो गया और ये हमारा रेडियो बटन। तो देखिए, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सेलेक्ट करते हो, लेकिन जो रेडियो बटन होते हैं उस पर इफ़ या एल्स आपका जेंडर एक ही होगा ना, मेल या फीमेल। ड्रॉप डाउन मेन्यू से यूजर एक स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। इसको भी वीएस कोड पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट करके इसको कमेंट करते हैं कंट्रोल+फॉरवर्ड बैकस्लैश से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल क्रिएट कर लेंगे। तो लेबल लिखते हैं, तो फॉर को अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, अभी आगे करेंगे। सेलेक्ट योर सिटी, फिर उसके बाद सेलेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे, तो बाकी और नाम के अंदर भी सिटी और आईडी के अंदर भी सिटी डाल देते हैं। जो आईडी हम लोग सिटी डालेंगे वही हम लोग लेबल के फॉर में डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो दोनों लिंक हो जाएगा। तो और यहाँ हम लोग सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि वैल्यू मैं चाहता हूँ दिल्ली पहला रहे, तो बैकएंड में अगर आप जब भी ऑप्शन को क्रिएट करोगे दिल्ली, तो बैकएंड में हमारा वैल्यू से दिल्ली और बैकएंड में चला जाएगा। अब इसी तरह और एक दो और ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मुंबई, फिर उसके बाद एक बैंगलोर ले लेंगे, एक और ऑप्शन, और वैल्यू में हम लोग बैंगलोर लिख देते हैं। तो ये हमने 3 ऑप्शन दिया है। और जो अगर मुझे अपने लेबल से ऑप्शन सेलेक्ट को लिंक करना है, तो आईडी का जो भी सिटी है आईडी, वो हम लोग फॉर्म में पेस्ट कर देंगे, तो जिससे दोनों लिंक हो जाएगा। तो इसको सेव करके अब चलते हैं अपने वेब पेज पे। तो देखिए, यहाँ सेलेक्ट योर सिटी, जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो दिल्ली पे हाईलाइट हो रहा है। मुंबई, बैंगलोर, जो आप चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तक हमने जो भी फॉर्म पढ़े हैं उसकी मदद से आप डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब पेज बना सकते हैं। HTML टेबल्स का यूज तब होता है जब आपको डेटा को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाना हो। तो चलिए एक बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल+फॉरवर्ड बैकस्लैश से इसको कमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल लिखते ही हमारा एक टेबल आ जाएगा। फिर इसके बाद टेबल हेड, टेबल बॉडी। तो सबसे पहले टेबल हेड लिखेंगे, तो हेडिंग का पार्ट जितना रहेगा टेबल हेड के अंदर, और बॉडी का पार्ट जितना रहेगा टेबल बॉडी के अंदर। देखिए, टेबल हेड, टेबल बॉडी। तो सबसे पहले हेडिंग का पार्ट देख लेते हैं। तो टेबल हेडिंग के अंदर TR, तो एक टेबल रो बन जाएगा, और इस रो के अंदर पहला जो हमारा डेटा रहेगा, तो डेटा के लिए TH लिखते हैं यहाँ।
नाम, दूसरा जो रहेगा एज, तीसरा जो रहेगा सिटी। तो नाम, एज, सिटी। अब इसी तरह मैं जो अब ये तो मेरा हेडिंग फिक्स है, तो हेडिंग के लिए टी एच, डेटा पुट करने के लिए टी एच यूज करते हैं और रो के लिए टी आर। अब बॉडी के अंदर सेम चीज़ करेंगे, टी आर से हमारा एक रो बनेगा और इस रो के अंदर पहला डेटा रहेगा, जैसे कि नाम है तो अमित, एज जो रहेगा, और डेटा के लिए टी डी मतलब यूज करते हैं, और एज 25, और जो सिटी रहेगा वो दिल्ली। अब इसी तरह मैं एक और रो चाहता हूँ, तो टेबल रो, फिर उसके बाद पहला टी डी टेबल का डेटा सारसा, फिर उसके बाद इसका एज टी डी 30 ईयर्स, और फिर उसके बाद टी डी मुंबई। तो ये टेबल का दूसरा डेटा आ गया। देखिए नाम, एज, सिटी। अब मैं चाहता हूँ इस पर एक बॉर्डर बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेबल के ऊपर आऊँगा और बॉर्डर लिख के 1 दे दूँगा वैल्यू। तो इससे क्या हो जाएगा, सबको एक बॉर्डर मिल जाएगा। तो इस तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो इस आगे हम लोग स्टाइलिंग से और अच्छा बनाएंगे इस टेबल को। टेबल को और प्रोफेशनल बनाने के लिए स्टाइलिंग का यूज करते हैं। तो चलिए अभी जो टेबल बनाए हैं उसमें थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद पहले टेबल का स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉर्डर देंगे। ये काम करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स कर देते हैं। तो कोलैप्स, तो इससे क्या रहेगा, बॉर्डर जो रहेगा वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे कोलैप्स हो गए। अब जो इसका विड्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, 100% कर देते हैं। विड्थ 100%, तो पूरा इसको विड्थ मिल जाएगा। देखिए, तो जो हमारा विड्थ रहेगा उसको पूरा 100% मिल जाएगा। तो इसको 200% पे रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक बॉर्डर देंगे। तो इसके लिए बॉर्डर के लिए हम लोग क्या आएंगे, टेबल रो पे चलते हैं और यहाँ हम लोग स्टाइलिंग देंगे। तो स्टाइल के बाद सबसे पहले हम लोग देंगे बैकग्राउंड कलर, लेट सपोज मैं दे देता हूँ येलो। तो एक बार देखते हैं, देखिए इसको बैकग्राउंड कलर येलो मिल गया। तो ये एक्चुअल पार्ट तो ये हमारा सी एस एस का है, लेकिन इसके साथ आप मतलब और भी जितने भी कलर होते हैं, पैडिंग होता है, मार्जिन होता है, आगे हम लोग सी एस एस में वीडियो में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग नॉर्मल यहाँ कोड करने वाले हैं। तो टेबल हेड की बात करते हैं। तो पहला जो हेडिंग रहेगा उसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे और यहाँ सबसे पहले बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक दे दें क्या, ब्लैक। तो ये चीज़ कैसे हम लोग दे रहे हैं आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल आप चिंता ना करें, बस जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं स्टाइलिंग के लिए बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ स्किप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ये स्टाइलिंग को जो है कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। तो इसको इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं। ये सीएसएस का पार्ट है, एचटीएमएल का नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ हम लोग सीएसएस में करने वाले हैं जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, क्योंकि ये इनलाइन एचटीएमएल में आ जाता है, क्योंकि एचटीएमएल से ही हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन है ये एक्चुअल पार्ट सीएसएस का। तो देखिए हमने सब में जो हेडिंग है वो उसमें बॉर्डर लगा दिया है। आप चाहोगे तो ऐसे ही हम लोग जो टेबल रो है डेटा का वो उस पर भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है ये चीज़ को। और अगर आप चाहते हो पैडिंग, पैडिंग से क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जो हमारे कंटेंट होते हैं। जैसे मैं 8 पिक्सल का पैडिंग देता हूँ, तो देखिए जो थोड़ा सा स्पेस मिल गया। फिर इसी को क्या करते हैं, सेलेक्ट करके सब पे दे देते हैं, जिससे हमारा पूरा डेटा अच्छा लगेगा। तो सिंपली इसको पहले सेलेक्ट करते हैं स्टाइल तक और इसको कॉपी करके फिर सब में पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे जितने भी टेबल डेटा है सब में हमने इसको पेस्ट करके सेव कर लिया और वेब पेज पे देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है। तो पहले हमारा हेडिंग कैसा था और आप देखिए, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। मर्ज सेल विद कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। टेबल में सेल को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और कमेंट कर देते हैं Ctrl+// से। फिर इसको जूम किया मैंने और एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले एक टेबल रो। इस टेबल रो के अंदर पहला हेडिंग रहेगा टेबल हेडिंग, नाम,
फिर दूसरा टेबल हेडिंग डिटेल्स, फिर उसके बाद टेबल का डेटा के लिए टेबल एक रो क्रिएट करेंगे, फिर टेबल डेटा। तो पहला डेटा रहेगा अमित, दूसरा डेटा रहेगा 25 ईयर्स ओल्ड जो कि ईयर है, और फिर उसके बाद सिटी रहेगा दिल्ली। तो डिटेल्स के अंदर 25 और जो दिल्ली है वो आ जाएगा। फिर से हम लोग एक और डेटा क्रिएट करते हैं सारा, फिर टेबल का डेटा रहेगा 30 ईयर्स, और जो इसका सिटी रहेगा वो रहेगा मुंबई। तो इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए इस तरह का हमारा डेटा दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक टेबल का जो बॉर्डर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो बॉर्डर 1 कर देते हैं। तो देखिए डिटेल्स के अंदर हमारा एज और सिटी आएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, और कॉल स्पैन से इसको 2 कॉलम को मर्ज करना है। ठीक है, तो कॉल स्पैन से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो डिटेल है ना वहाँ हम लोग लिखेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 कॉलम बढ़ जाए डिटेल वाले पे। तो देखिए 2 कॉलम बढ़ जाएगा ऐसे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और डेटा बना लेते हैं, मतलब एक रो और बना लेते हैं। तो इसके लिए रो को कॉपी कर लेते हैं, टेबल रो को, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और सारा 30 जो सारा और सारा का नाम और एज है उसको ऐसे रहने देते हैं, सिटी को चेंज कर देते हैं, मुंबई की जगह बेंगलोर कर देते हैं। तो सारा का 2 जगह घर है, एक मुंबई में एक बेंगलोर में। अब सारा को जो है उन दोनों को मुझे एक रो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सारा 30 हम लोग को मर्ज 2 रो एक साथ चाहिए, तो मर्ज चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे टेबल डेटा में 30 जो है, ठीक है, नाम, और पहले सारा को मर्ज करते हैं। तो यहाँ हम लोग देंगे रो स्पैन 2 कर देंगे, तो जिससे 2 रो इसको मिल जाएगा। और सेम इसी तरह जो एज है उसको भी रो स्पैन 2 कर देंगे, जिससे इसको भी 2 रो मिल जाएगा। तो देखिए सारा और एज, सारा का नाम और एज, वो 2 रो ले रहा है। तो इस तरह रो स्पैन और कॉल स्पैन से आप क्या करते हो, सेल को मर्ज कर सकते हो। सिमेंटिक टैग जैसे कि हेडर, फुटर, सेक्शन और आर्टिकल का यूज करके आप अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर और ज्यादा क्लियर और मीनिंगफुल बना सकते हैं। प्रैक्टिकल करके इसको भी समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कमेंट कर देते हैं Ctrl+Forward से। फिर उसके बाद एक हेडर क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा हेडर का पार्ट रहेगा। तो H1 हेडिंग लिख देते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट। फिर हेडर का पार्ट हमारा हो गया। अब मेन का पार्ट, तो मेन के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे सेक्शन आता है, आर्टिकल आता है, साइड आता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो जितने भी हमारे कोड होते हैं वो सेक्शन में डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मल्टीपल सेक्शन लेता हूँ, और इस सेक्शन के अंदर हम लोग कोड करने वाले हैं। तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, आगे एक एग्जांपल दूंगा अमेजोन वेबसाइट का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक H2 हेडिंग क्रिएट कर लेंगे। फिर उस अबाउट मी का, और पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे कि हाय आई एम हीरो, जस्ट, बस इतना बहुत है। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन में भी कुछ इसी तरह H2 हेडिंग, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे माय हॉबीज़, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर अपनी हॉबी बता देंगे, माय हॉबी इज वॉचिंग मूवी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 2 सेक्शन बना दिया। मेन के अंदर बहुत चीज़ें होती है, जैसे पहले मैं सेक्शन में डिवाइड करूँगा, फिर इसके अंदर आर्टिकल होते हैं या साइड होते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाद में इसको डिस्कस किया जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। फिर फुटर के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे, और फुटर हमारा एक्चुअल पार्ट होता है बॉटम के लिए। किसी भी वेबसाइट का बॉटम जो क्रिएट होता है वो फुटर के अंदर ही होता है। तो इसके लिए पैराग्राफ, कॉन्टैक्ट मी, ये सब लिख देंगे, ठीक है। हेडर के अंदर हमारा जो नैव बार होता है वो क्रिएट होता है।
तो आप एग्जांपल के लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अमेजोन वेबसाइट पे और वहाँ हम लोग अच्छे से देखते हैं, क्योंकि यहाँ आपको विजुअली प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अब यहाँ आ गए हम लोग। तो देखिए ये जो आपको ब्लैक ब्लैक में दिख रहा है पूरा, ये हमारा एक्चुअल हेडिंग है नैव बार, और बीच में जितने भी आपको दिख रहे हैं सब सेक्शन में बने हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल है, सेक्शन है, और जो बॉटम का पार्ट है ये हमारा फुटर है। तो ये हमारे वेबसाइट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हेडर, फिर मेन और फुटर। हेडर के अंदर हमारा नेव बार वगैरह आ जाता है, मेन के अंदर सारा एक्चुअल कोड, और फुटर के अंदर हमारा बॉटम पार्ट आ जाता है वेबसाइट का। अब 2 चीज़ें हम लोग बात करेंगे, एक डिव का और एक स्पैन का। तो डिव और स्पैन जो है कंटेनर होते हैं, तो इसको मतलब आप एक हर जगह आप जितना भी कोडिंग करोगे डिव और स्पैन आएंगे ही आएंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए हाय हेलो दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिव और स्पैन, जो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पैन इनलाइन। मतलब सर नहीं समझा। जो डिव होता है वो हमारे वेब पेज का पूरा विड्थ लेता है और स्पैन हमारा जो कंटेंट होता है उसका विड्थ लेता है। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने डिव को ब्लू दिया और इसने क्या किया, पूरा विड्थ लिया, और स्पैन जो था वो तो अपने कंटेंट का विड्थ लिया। तो ये जो डिव स्पैन है वो हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे एक कंटेनर के तौर पे। जितना भी हम लोग स्टाइलिंग वगैरह करते हैं या लॉजिक बिल्ड करना है तो हम लोग डिव या स्पैन का ज़रूर यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिव और ये हमारा स्पैन जो कि हमारा एक कंटेनर है। अब आप फॉर्म्स, टेबल और सिमेंटिक टैग्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अगले लेवल में हम और एक्साइटिंग चीजें सीखेंगे, जैसे ऑडियो और वीडियो का यूज करके वेब पेज को और इंटरेक्टिव कैसे बनाएं। अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है। एक और चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको HTML के कंप्लीट हैंड रिटन नोट का लिंक मिल रहा होगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका स्वागत है लेवल 4 में। अब तक हम स्टैटिक और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना सीख चुके हैं यूजिंग फॉर्म्स, टेबल एंड सिमेंटिक टैग्स। लेकिन आज का यह लेवल बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे ऑडियो और वीडियो के बारे में। यह एलिमेंट आपके वेब पेज को और इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाते हैं। HTML ऑडियो, अगर आपको अपने वेब पेज में साउंड ऐड करना है तो HTML ऑडियो का यूज कर सकते हैं। ऑडियो फाइल को वेब पेज में इंबेड करना आसान है। चलिए इसको VS कोड में रन करते हैं। सबसे पहले HTML ट्यूटोरियल के फोल्डर को VS कोड में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा VS कोड में हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पुराने लेक्चर के कुछ फाइल हैं, तो इसी में हम लोग एक audio.html नाम का फ़ाइल क्रिएट करेंगे और इसी के अंदर हम लोग सारा कोड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ ऑडियो का, MP3 फाइल। तो इसके लिए मैं फ़ाइल पे जाता हूँ और इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये मेरा MP3 का फाइल है, तो इसका रीनेम कर देता हूँ, पहले ऑडियो सिंपली या म्यूजिक डाल देता हूँ। तो ये मेरा, और इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना HTML का बॉयलर कोड जनरेट करता हूँ, एक्सक्लेमेशन या फिर HTML5 से, दोनों से आप कर सकते हो। फिर हमारा वेब पेज का नाम रहेगा ऑडियो एंड वीडियो, लिख देते हैं ऑडियो एंड वीडियो। फिर उसके बाद ऑडियो टैग क्रिएट कर लेते हैं, फिर src के अंदर पाथ दे देते हैं। तो हमारा जो music.mp3 है वो पाथ दे दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा फाइल ऑडियो फाइल आ जाएगा। और इसके साथ हम लोग कुछ कंट्रोल दे देंगे। तो कंट्रोल में आपको पता ही है, ऑडियो, प्ले, पॉज, वॉल्यूम बटन, ये सब आ जाता है। तो सिंपली हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ देखिए, तो हमने प्ले, पॉज, वॉल्यूम, ये सारे बटन्स भी आ गए हैं। प्ले करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ऑडियो इम्बेड करते हैं। अब ऑडियो टैग का यूज करने के बाद उसमें कुछ एट्रीब्यूट हैं, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। पहला है कंट्रोल्स। ऑडियो प्लेयर के कंट्रोल्स ऐड करता है, जैसे कि प्ले, पॉज, वॉल्यूम। दूसरा है सोर्स, ऑडियो फाइल का पाथ स्पेसिफाई करता है। तीसरा है ऑटो प्ले एंड लूप, अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो और लूप करे तो इसके लिए ऑटो प्ले एंड लूप का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। कंट्रोल्स तो एट्रीब्यूट हमने यूज कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले क्या करता है, हमारे ऑडियो को
विदाउट स्टार्ट किए अपने आप प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने अपने वेब पेज पे आया तो मेरा ऑडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। आपको गाना भी सुनाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। ऑटो प्ले के साथ आप लूप भी कर सकते हो। लूप का मतलब क्या होगा कि एक बार हमारा ऑडियो ख़त्म होता है तो फिर वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो वापस से रीस्टार्ट हो गया। अब जो ऑडियो का हमने पाथ दिया था सोर्स के अंदर, इसको आप सोर्स टैग के अंदर भी लिख सकते हो। तो सिंपली इसको कॉपी कीजिए और ऑडियो के अंदर सोर्स एक टैग जनरेट करेंगे और इसके अंदर हम लोग पाथ दे देंगे सोर्स के अंदर। तो इससे भी हमारा सेम काम होगा, बस यही है सोर्स टैग के अंदर हमने दिया ये चीज़। तो ये था कैसे हम लोग ऑडियो को अपने वेब पेज में इंसर्ट करते हैं। HTML वीडियो फाइल को इम्बेड करने के लिए वीडियो टैग का यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने एक वीडियो को इंसर्ट करेंगे अपने फोल्डर के अंदर। तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अपना एक फाइल, MP4 फाइल है। फिर इसमें सबसे पहले एक वीडियो टैग क्रिएट करेंगे और सोर्स के अंदर हम लोग इसका video.mp4 का पाथ दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा वीडियो आ जाएगा। फिर कंट्रोल दे देंगे जिससे कुछ कंट्रोल्स आ जाएंगे, जैसे कि आपको पता है वॉल्यूम आ जाएगा, पॉज वाला बटन आ जाएगा और ऑटो प्ले, हमारा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा। और लूप का मतलब फिर से वो वीडियो फिर से लूप करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें। अभी लूप का जो हाइट विड्थ है बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट विड्थ सेट करेंगे। तो हाइट 2 पिक्सल दे देते हैं, 200 पिक्सल, और विड्थ भी 200 पिक्सल दे देते हैं। 100 कम हो जाएगा, 200 ठीक है, 200 पिक्सल, और विड्थ भी 200 पिक्सल। तो देखिए, तो हमारा जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले भी हो रहा है और लूप करेगा जैसे ख़त्म होगा। तो ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ प्ले हो रहा है। अभी जैसे देखेंगे फिर से वापस से रिवर्स में, मतलब लूप चल रहा है इधर। दोस्तों आज हमने सीखा कैसे ऑडियो और वीडियो का यूज करके अपने वेब पेज को और इंगेजिंग बनाते हैं। दोस्तों अब हम अपने लास्ट लेवल जो कि है लेवल 5, आज हम इस कोर्स का सबसे एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। यह प्रोजेक्ट ना आपको एक रियल वर्ल्ड फील देगा बल्कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगा। तो चलिए VS कोड पर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले HTML ट्यूटोरियल का जो फोल्डर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने VS कोड में। तो इससे क्या होगा, VS कोड में हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक और फाइल क्रिएट करेंगे project.html नाम से, और इस project.html में ही हम लोग सारा कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML का बॉयलर कोड जनरेट करते हैं HTML5 से। तो HTML5 से हम लोग शॉर्टकट बॉयलर कोड जनरेट कर लिए। फिर टाइटल हम लोग देंगे प्रोजेक्ट, या पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी के अंदर सबसे पहले 3 पार्ट रहेंगे, जैसे कि हमें पता है किसी वेबसाइट के 3 पार्ट होते हैं, एक हेडर, मेन और फुटर। तो हम लोग सबसे पहले हेडर सेक्शन क्रिएट करेंगे। हेडर के लिए हेडर टैग यूज कर लेते हैं, और फिर इस हेडर के अंदर हमारा नैव बार वगैरह होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक H1 हेडिंग क्रिएट करेंगे, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक नैव बार भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली नैव लिखेंगे तो नैव टैग आ जाएगा, और इस नैव टैग के अंदर कुछ अनऑर्डर लिस्ट रहेंगे, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जैसे कि पहला लिस्ट रहेगा, फिर उसके बाद एंकर टैग, और href के अंदर हम लोग सिंपली हैश लिखेंगे होम। तो हैश होम एक लिंक है बस, और कुछ नहीं, जो होम पे ही टाइप करेगा। फिर उसके बाद होम लिख देंगे। तो ये हमारा पहला लिस्ट रहेगा, और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 2-3 और लिस्ट बना लेते हैं। तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे, एक सेकेंड। फिर कंट्रोल V। तो हमारे पास 4 लिस्ट हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर। फिर पहला रहेगा अबाउट, तो अबाउट लिख देते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, या कॉन्टैक्ट के जगह पे हम लोग क्या लिखें, प्रोजेक्ट ही लिख देते हैं। तो इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट रहेंगे वो सब आ जाएंगे।
फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट लास्ट में लिख देते हैं। तो ये हमारे 4 लिस्ट बन गए। तो ये हमारा हो गया हेडर का पार्ट। तो इस हेडर के अंदर हमने कुछ लिस्ट बनाए, तो इसको गो लाइव करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हेडर का पार्ट, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो, यहाँ होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, यहाँ कुछ अनऑर्डर लिस्ट आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने हेडर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद मेन सेक्शन की। तो यहाँ स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो बेस क्यू। ठीक है, तो इससे हम मुझे एक बैकग्राउंड कलर मिल गया। आप इसको पैडिंग भी दे सकते हो। पैडिंग मतलब कुछ स्पेस मिल जाता है कंटेंट और बॉर्डर के बीच में। तो पैडिंग मैं 20 पिक्सल देता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस मिल गया। आप नहीं भी देना चाहते हो नहीं भी दे सकते हो, ये CSS का पार्ट है, एक्चुअल पार्ट तो है नहीं, फिर भी मैं इसको हटा देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मेन सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं मेन सेक्शन, या फिर हमारा जो कंटेंट का सेक्शन है वो, तो मेन सेक्शन। फिर उसके बाद मेन क्रिएट करेंगे, मेन टैग। इस मेन टैग के अंदर डिफरेंट सेक्शन रहेंगे, उसी सेक्शन के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। तो जो पहला सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले H2 हेडिंग दे देते हैं। और इस H2 हेडिंग में पहला रहेगा होम, और इसके बारे में कुछ कंटेंट रहेगा या टेक्स्ट रहेगा। तो जैसे कि हाय, आई एम राजू जी अ फैसिनेट वेब डेवलपर, एक्सप्लोर माय पोर्टफोलियो टू नो मोर अबाउट मी एंड माय वर्क। ठीक है, तो इसको रैप कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट किया, सेटिंग में गया, कमांड पैलेट और व्यू टॉगल वर्ड रैप पे, तो इससे क्या हो गया, रैप हो गया। तो ये हमारा पहला सेक्शन था। तो इसी तरह हम लोग और भी सेक्शन क्रिएट कर ले सकते हैं। तो पहले सेक्शन के हमारा H2 हेडिंग और पैराग्राफ है, देख सकते हैं होम और हाई। तो ये हमारा मेन सेक्शन के अंदर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। पहले आईडी के अंदर होम दे देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ये सेक्शन है वो होम से रिलेटेड है। फिर सेक्शन एक और क्रिएट कर लेंगे और इसकी आईडी दे देंगे अबाउट का। तो इसके अंदर हमारा अबाउट अपने बारे में होगा। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक H2 हेडिंग क्रिएट करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे अबाउट मी। फिर एक पैराग्राफ जो मेरे बारे में बताएगा, हेलो माय नेम इज राजू, आई एम वेब डेवलपर विथ कीप इंटरेस्ट इन बिल्डिंग यूजर फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारा दूसरा सेक्शन भी रेडी हो गया। तो इसका तो हमारा होम और अबाउट ये दो सेक्शन क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो तो आप 2x स्पीड से आगे बढ़ सकते हो। फिर आईडी दे देंगे इसका प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि मेन सेक्शन हमें बड़ा करना है, क्योंकि एक्चुअल कोड हमारा मेन सेक्शन के अंदर होता है। तो एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट का और H2 हेडिंग। तो माय प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग थोड़ा अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे। और जो पहला लिस्ट रहेगा उसके अंदर फिर एक H3 हेडिंग, जिसके अंदर प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट कर दे, क्या प्रोजेक्ट 1 टू डू लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 रहेगा। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, अ सिंपल एंड इफिशिएंट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं और एक लिंक भी डाल देते हैं। एक एंकर टैग का यूज़ करेंगे href के अंदर,
हैश लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे टारगेट के अंदर जो एक न्यू टैब पे खोलेगा अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इसको टारगेट क्या करता है, न्यू टैब पे खोल देगा आपको। तो व्यू ऑन गिटहब, मतलब इस प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे व्यू कर सकते हो। तो अगर आपके पास लिंक है तो href के अंदर लिंक डाल सकते हो। तो देखिए, तो हमारा ये सेक्शन के अंदर माय प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट 1 टू डू लिस्ट और उसके बारे में कुछ टेक्स्ट है, और जैसे आप क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह 2-3 और प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा जो, तो सबसे पहले दूसरा इस लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो रहेगा प्रोजेक्ट 2, और टू डू लिस्ट को हटा के हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ टू डू लिस्ट है सिंपली हम लोग उसको कैलकुलेटर से चेंज कर देंगे, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, कैलकुलेटर, और लिस्ट को हटा देते हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट 3, वेट, टू डू लिस्ट को हटा के पोर्टफोलियो, और टू डू लिस्ट को हटा के यहाँ लिख देते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रोजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो हमारे 3, हमने इस सेक्शन को भी पहले हाइड कर लेते हैं। तो ये हमने डिफरेंट सेक्शन बनाया। एक और सेक्शन बनाते हैं फॉर्म टाइप में, तो हमारा फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस ही है तो वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर आईडी दे देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसके अंदर H2 हेडिंग जो कि रहेगा कॉन्टैक्ट मी। फिर उसके बाद एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, और एक्शन के लिए फ़िलहाल हैश लिख देते हैं, क्योंकि हमें बैकएंड से अभी डील तो करना नहीं है। जब आप बैकएंड सीखेंगे तो वहाँ आप पाथ दे देंगे अपने बैकएंड लैंग्वेज का। फिर लेबल, तो लेबल फॉर में अभी फ़िलहाल छोड़ दे रहा हूँ, अभी आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। नेम, तो पहला लेबल के अंदर नेम रहेगा। फिर उसके बाद एक इनपुट ले लेंगे, BR टैग देने के बाद एक लाइन मिल जाएगा आपको, फिर इनपुट लेते हैं। जो टाइप रहेगा वो तो टेक्स्ट ही रहेगा, क्योंकि नाम तो टेक्स्ट होता है। आईडी हम लोग दे देते हैं नेम, और इसी नेम आईडी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने फॉर्म से, तो दोनों लिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद नेम दे देंगे जो कि नाम रहेगा। तो ये जो नेम वगैरह होता है ना, एट्रीब्यूट, ये सब हमारे बैकएंड के लिए, मतलब जब भी आप डेटा इंटर करोगे तो कम से कम बैकएंड में पता चलेगा क्या डेटा आ रहा है। इसके लिए हम लोग नेम लिख रहे हैं, नेम। प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम, फिर 2 BR टैग ब्रेक दे देंगे। तो देखिए कॉन्टैक्ट मी, नाम जो भी आए आ गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, और क्रिएट कर लेते हैं। तो ईमेल के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर से एक लेबल देंगे, और यहाँ डायरेक्ट हैश लिख देंगे, सॉरी, यहाँ ईमेल लिख देंगे, और एक BR टैग यहाँ भी दे देते हैं। फिर उसके बाद इनपुट, टाइप के अंदर ईमेल रहेगा, आईडी के अंदर ईमेल रहेगा, और इसी आईडी को कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने फॉर से, मतलब फॉर में पेस्ट कर देंगे। फिर नेम में ईमेल रहेगा, और वैल्यू आपके ऊपर है, प्लेस होल्डर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल, आप वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। और 2 BR टैग से ब्रेक कर देंगे। तो देखिए नाम और ईमेल आईडी आ गया। अब एक काम करते हैं, एक और लेबल क्रिएट करते हैं, और ये रहेगा हमारा मैसेज के लिए। ठीक है, फिर टैक्स एरिया का यूज़ करेंगे। टैक्स एरिया एक कंटेंट है जो हम लोग टेक्सुअल डेटा यूज करते हैं, जैसे फीडबैक वगैरह, तो वो सब हम लोग टैक्स एरिया से ही करते हैं।
तो यहाँ हम लोग सिंपली आईडी बस लेंगे। आईडी जो रहेगा हमारा रहेगा मैसेज, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया, लेबल के फॉर्म में पेस्ट कर दिया, जिससे लेबल और टेक्स्ट एरिया लिंक हो गए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। आप प्लेस होल्डर डाल सकते हो या नेम भी डाल सकते हो। टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज़ हम यूज़र पे छोड़ देते हैं। तो नेम के अंदर मैसेज, और रो हम लोग को 4 चाहिए, क्योंकि 4 रो के बराबर रहेगा। ठीक है, और प्लेस होल्डर में इंटर योर मैसेज। तो इसको बस इतना बहुत है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। अब इसको सबमिट, इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो यूजर लिखेगा। फिर उसके बाद इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं। BR टैग से 2 ब्रेक लाइन लेके सेव करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है। तो एक काम करते हैं, रो स्पेन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जो रो है उसको 4 की जगह पे 5 कर देते हैं, जिससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट कर देंगे जिससे जो भी हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं उसको सबमिट करने के लिए। तो टाइप जो रहेगा हमारा रहेगा वो सबमिट, और सेंड लिख देते हैं। सेंड या सबमिट दोनों लिख सकते हो, तो मैं यहाँ सेंड लिख देता हूँ। तो जो भी हमारा डेटा है वो सेंड कर देंगे। तो ये देखिए सेंड एक बटन आ गया। तो ये हमारा था मेन सेक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे कोड, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन में हमने कोड किया। अब मेन सेक्शन क्रिएट होने के बाद अब लास्ट जो बचता है हमारा फुटर। तो फुटर क्रिएट कर लेते हैं, और इस फुटर के अंदर हम लोग कुछ डेटा डालेंगे। सिंपली ज़्यादा नहीं डालते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हो आप, और कमेंट में लिख देते हैं फुटर सेक्शन। ठीक है, और सिंपली हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और @2024 कर देते हैं। ऑल राजू जी, ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, बस सिंपली यही फुटर में करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल और भी बहुत सारा होता है। तो ये हो गया हमारा फुटर सेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर आप स्टाइलिंग देखिए, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं कुछ ब्लैक टाइप में दूंगा। फिर इस पर सेलेक्ट करके आप इसको थोड़ा लाइट में दे सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा लाइट में देना चाहता हूँ ब्लैक। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आया है। अब इसी तरह आपने मेन सेक्शन को भी दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फुटर को हाइड करते हैं और मेन सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेन सेक्शन। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आईडी स्टाइल दे देंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर बैकग्राउंड कलर देंगे, क्या दें, एक्वा दे देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है। तो हमारा हेडिंग का कलर और मेन सेक्शन का कलर और फुटर का कलर सबका अलग अलग रहा है। ये स्टाइलिंग अभी नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने नॉर्मली स्टाइलिंग किया है। जब इसको और अच्छे से करेंगे स्टाइल CSS के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। पैडिंग आप दे सकते हो 20 पिक्सल, जिससे थोड़ा सा मैंने बताया ना, कंटेंट से थोड़ा स्पेस मिल जाता है। तो फुटर के अंदर भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो या नहीं। लेकिन ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने रिज्यूम में डाल सकते हो कि ये हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया है। आपका पोर्टफोलियो रेडी है। इस प्रोजेक्ट को कस्टमाइज करके आप अपने नाम इस प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।